अब बोर्ड क्लियर आ रहा है सबको, है ना? चलो वेरी गुड। तो आज की क्लास में अपन को सीवेज कवर करना है, राइट? तो मैं सीवेज के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता रही हूँ, पहले आप वो लिखें। देखो, सीवेज इज द वेस्ट वाटर फ्रॉम द हाउस होल्ड्स। जो भी घरों से वेस्ट वाटर निकलता है वो हमारा सीवेज कहलाता है, ठीक है? तो सीवेज की एक डेफिनेशन ये हो गई कि वेस्ट वाटर फ्रॉम द हाउस होल्ड्स, और हम हाउस होल्ड्स की जगह एक अच्छा शब्द यहाँ लगा सकते हैं। एनसीईआरटी में दोनों डेफिनेशंस मेंशन्ड है। तो क्वेश्चन में अगर आता है कि इट इज़ द वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउस होल्ड, इट इज़ ऑल्सो राइट। अगर आता है कि वेस्ट वाटर produced from the municipalities in cities and towns is called the sewage, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है? तो हम लिख सकते हैं कि it is the municipal waste water produced या generated in towns और सिटीज, ठीक है? अब दिस इज वेस्ट वाटर, दैट मीन्स इट विल कंटेन द मटीरियल विच इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर अस if we use that. It will be harmful for the other plants and animals also. If they will use it, they will consume it, it will be harmful for them. मतलब कि ये एक वेस्ट चीज़ है, ख़राब चीज़ है, इसे हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम इसे यूज़ करेंगे हम बीमार पड़ेंगे, अगर प्लांट या एनिमल्स इसे यूज़ करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो वो ख़राब होंगे, वो बीमार पड़ेंगे, वो मर जाएंगे, राइट? तो इस वेस्ट वाटर के अंदर क्या क्या आता है? इसमें मेनली ह्यूमन एक्सक्रीटा आता है। सो इट कंटेन्स ह्यूमन excreta in large amount. अरे ह्यूमन एक्सक्रीटा इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक मैटर है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटा को हम ऑर्गेनिक मैटर कह सकते हैं ना? तो मैंने इसके ब्रैकेट में लिख दिया है कि ह्यूमन एक्सक्रीटा इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट and it is an organic matter. Other things which are produced in this waste water is the microbes. Now ये जो माइक्रोब्स हमें वेस्ट वाटर में मिलते हैं ये पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक यानी कि ये डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, ये बीमारियां कॉज करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि ये माइक्रोब्स जो हमें वेस्ट वाटर में मिलते हैं, जो हमें सीवेज में मिलते हैं, अनट्रीटेड सीवेज में मिलते हैं, मतलब अभी हम क्या देखेंगे कि हम ये जो सीवेज है, ये जो वेस्ट वाटर से ट्रीट करते हैं, उस ट्रीटमेंट में हम कुछ माइक्रोब्स को ऐड करते हैं जो यूज़फुल माइक्रोब्स हैं। लेकिन ये जो माइक्रोब्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, दे आर पैथोजेनिक टू अस, ठीक है? अगर हम इस सीवेज वाटर को, वेस्ट वाटर को यूज़ करेंगे, अपन पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं या पौधों को देने के लिए हम ऐसा पानी यूज़ कर रहे हैं, तो ये सही चीज़ नहीं है। ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है। ये पानी हमारे लिए सही बिल्कुल नहीं है इस फॉर्म में। किस फॉर्म में? वेस्ट फॉर्म में, है ना? कंटेमिनेटेड फॉर्म में ये पानी हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें जो माइक्रोब्स हैं वो पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं, ठीक है? सो दीज माइक्रोब्स आर पैथोजेनिक। पैथोजेनिक यानी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है? अब दिस वाटर या दिस वेस्ट वाटर बोल लेते हैं, कैन नॉट बी directly disposed of in natural water bodies. लिखते जाए मेरे साथ, लाइक रिवर हो गया या वाटर स्ट्रीम्स हो गए, है ना? तो ये जो वेस्ट वाटर है, ये जो सीवेज है अपना, ये जो सीवेज है अपना, इसको अपन ना डायरेक्टली नदियों में नहीं छोड़ सकते। जैसे ये नदी है, मान लो दिस इज अ रिवर,
और आप इसके अंदर जो सीवेज वाटर है उसको नहीं डाल सकते, बिल्कुल नहीं डाल सकते। नदियों के अंदर या अदर नेचुरल वाटर बॉडीज जैसे कि वाटर स्ट्रीम्स हो गए, इनके अंदर ना आप इस सीवेज को डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? वाई? बिकॉज दिस कैन, अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप डायरेक्टली डिस्पोज करते हो ना नेचुरल वाटर बॉडीज के अंदर इन सीवेज को, तो ये नुकसानदायक है, खराब चीज़ है। क्यों है ये खराब चीज़? क्योंकि इससे क्या होगा, दिस कैन किल द phytoplanktons and zooplanktons present in that water body, thus disturbing the ecosystem of that water body। देखो मैंने क्या कहा कि वो जो वेस्ट वाटर है ना उसको अपन डायरेक्टली नहीं डाल सकते हैं नेचुरल वाटर बॉडीज के अंदर। अच्छा, नेचुरल वाटर बॉडीज के एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ लिख दी, रिवर और वाटर स्ट्रीम, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर हम डाल दें इस सीवेज वाटर को रिवर के अंदर या वाटर स्ट्रीम के अंदर, तो होगा क्या, व्हाट विल हैपन? अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप डायरेक्टली इस वेस्ट वाटर को वाटर बॉडीज के अंदर डाल दे रहे हो, तो इससे जो उस वाटर बॉडी के अंदर फाइटोप्लैंक्टन है, जू प्लैंक्टन है, वो सब मर जाएंगे, ठीक है। सो दिस कैन किल द फाइटोप्लैंक्टन्स एंड द जू प्लैंक्टन्स इन दैट वाटर बॉडी, thus disturbing the ecosystem of that water body। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोग मुझसे ये भी पूछ सकते हो, देयर आर पीपल जो ये पूछ सकते हैं कि क्यों भाई, क्यों ऐसा होगा कि इस वेस्ट वाटर से वो फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन मर जाए। अच्छा, फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन होता क्या है ये भी पता है? तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लिख लो मेरे साथ। एक्वेटिक प्लांट्स, और जू प्लैंक्टन किसे बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स को, ठीक है। तो एक, अच्छा देखो यहाँ लिखो स्मॉल एक्वाटिक प्लांट्स एंड स्मॉल एक्वाटिक एनिमल्स। जो ये माइक्रोब्स एंटर करें ना पानी के अंदर, ये जो वेस्ट वाटर पानी के अंदर एंटर किया है, इस वाटर से क्या होगा, जो उस पानी में रहने वाले स्मॉल प्लांट्स हैं, स्मॉल एनिमल्स हैं, वो मरेंगे। जब स्मॉल प्लांट्स एनिमल्स मरते हैं तो उनको कंज्यूम करने वाले बड़े प्लांट्स और एनिमल्स भी मरते हैं। तो अगली लाइन यहाँ पे ये लिखनी है, एक चीज़ इसे करना है, इस लाइन को यहाँ से अभी हटाना है, यहाँ पे लिखना है it will disturb their food chain, it will disturb the food chain of the organisms living in
that water body thus disbalancing their ecosystem। अब तो बिल्कुल क्लियर बात हो गई ना। थोड़ा सा उस समय मुझे एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं लग रही थी अपने इंग्लिश के हिसाब से, तो वो मैंने थोड़ा यहाँ ठीक किया है कि जब छोटे जानवर मरेंगे, छोटे पौधे मरेंगे, तो उन पे फीड करने वाले, उनको खाने वाले जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी मरेंगे। तो इस तरह से उस पानी के अंदर की फूड चेन डिस्टर्ब होगी, और जब वो फूड चेन डिस्टर्ब होगी तो उस पानी का इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएगा, उस पानी का इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं कह रही थी कुछ बच्चे ये भी पूछ सकते हैं कि कैसे, ये क्या चीज़ है, मतलब उस पानी की वजह से, जो वेस्ट वाटर है उसकी वजह से कैसे जो इस पानी में रहने वाले जानवर है वो मरेंगे। तो उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो माइक्रोब्स, ये जो वेस्ट वाटर है, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है और उसके अंदर बहुत सारा पैथोजेनिक माइक्रोब प्रेजेंट है। और वो जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं और वो जो ये ऑर्गेनिक मैटर पानी के अंदर प्रेजेंट है, ये जो सीवेज वाला पानी है, तो जब ये वाला पानी अच्छे पानी के साथ मिक्स होगा, ये उस पानी को कंटामिनेट करेगा, ख़राब करेगा। उसमें रह रहे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिशेस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, तो दे विल नॉट गेट द प्योर वाटर for their consumption and it will lead to their death also। ठीक है। तो वैसे एक और यहाँ पे मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगी, ये जो माइक्रोब्स हैं जो कि पैथोजेनिक हैं, इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और ये जब इस अच्छे पानी में जाएंगे ना, तो अच्छे पानी में जितनी भी ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसको कंज्यूम करने लगेंगे। तो वहाँ पे रहने वाले प्लांट्स एंड प्लांट्स को अपने वहाँ पे रहने वाले जो जानवर हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे और CO2 प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, जिस वजह से जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं एंड अदर एक्वाटिक प्लांट्स जो हैं उनको CO2 नहीं मिल पाएगी। किस चीज़ के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो एक पूरा डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, इकोसिस्टम खराब हो जाएगा उस पानी का। इतना लिख लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। तो अब व्हाट इज द सोल्यूशन टू सच प्रॉब्लम? क्या है सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का? अब हम देखेंगे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है STP, दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे ना मेरे कुछ बहुत प्रॉपरली बनाए गए नोट्स हैं जिनको मैंने खुद ने बनाया था। मैं भी उस मतलब कोई देखो क्या होता है ना, आप हो, आपको NCERT याद करनी है, आपको याद कौन करवा रहा है? आपके एजुकेटर्स याद करवा रहे हैं। तो जैसे मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं NCERT का हर एक पॉइंट आपको एज इट इज़ समझा दूँ। जैसे NCERT में लिखा है मैं वैसे के वैसे आपको वो पॉइंट समझा दूँ, वो पॉइंट बता दूँ। तो उसके लिए मुझे भी तैयार करना पड़ता है, बिकॉज कोई भी इंसान हो उसको हर चीज़ डिट्टो याद नहीं होती है ना, भूल जाते हैं। और कई बार हम फ्रेशर्स होते हैं उस टॉपिक के लिए तो हमें याद नहीं हो पाती, इसलिए हमें सबसे पहले बहुत ढंग से याद करनी पड़ती है। मैंने ये जो टॉपिक है इसका लेक्चर, ये शायद मैं 3rd टाइम दे रही हूँ, मैं 3rd टाइम लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ इस टॉपिक का। और जो मैंने पहले पढ़ाया था तो मैंने ये नोट्स बनाए थे, देख रहे हो, ये मेरे नोट्स थे जो मैंने खुद ने बनाए थे, हर टीचर बनाते हैं। तो ये मैं सोच रही थी कि जो अपना कम्युनिटी वाला सेक्शन है उसमें अपलोड करूँ। ये देखो है ना, फ्लो चार्ट्स के थ्रू ही मैं पढ़ती हूँ और पढ़ाती हूँ, मुझे फ्लो चार्ट्स से ही समझ आता है। ये मैंने मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा था NCERT का इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको भी आपको शेयर करूँ
ये नोट्स जो आप लिख रहे हो ये भी बिल्कुल वैसे ही होंगे। फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जिनको होता है कि आप बिल्कुल एकदम वैसे नोट्स मिल जाएं जैसे टीचर्स के हैं, तो वो एक चीज़ है जो मैं आपके लिए सोच रही हूँ, बट फॉर दैट आई हैव टू यू नो सी कि क्या करना है। चलो, है ना। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं STP, दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। देखो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP, इसको अपन ने 2 प्रोसेसेस में पढ़ना है, 2 स्टेजेस में पढ़ना है। 2 स्टेजेस हैं जिसमें अपन इसको स्टडी करते हैं। पहली स्टेज है प्राइमरी स्टेज और दूसरी स्टेज है सेकेंडरी। है ना। तो 2 स्टेजेस हैं, प्राइमरी स्टेज है और एक सेकेंडरी स्टेज है। अब प्राइमरी स्टेज में होता क्या है, देखो प्राइमरी स्टेज को डिस्कस कर रहे हैं अपन। प्राइमरी स्टेज इज कंप्लीटली फिजिकल प्रोसेस। ये जो स्टेज है प्राइमरी स्टेज, इसमें जो भी अपन प्रोसेसेस करेंगे दे आर कंप्लीटली फिजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, तो only involve physical processes, केवल फिजिकल प्रोसेस है, कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस यहाँ पे नहीं है। ये क्लियर है ना अपन को? ठीक है। अब इसमें ना 2 प्राइमरी स्टेज में फर्दर 2 प्रोसेसेस होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जितने भी प्रोसेस होंगे प्राइमरी स्टेज में वो सब फिजिकल है। फिर प्राइमरी स्टेज में अपन 2 प्रोसेसेस देखते हैं, सीक्वेंशियल प्रोसेस और सेडिमेंटेशन। 2 प्रोसेस हैं, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और दूसरा क्या है, सेडिमेंटेशन। देखो, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, सीक्वेंशियल मतलब 1 2 3 एक के बाद एक ऐसे, है ना। अब होता क्या है, मान लो कि मेरे पास ये 2 किताबें हैं, किताबें नहीं है, मान लो ये मेरे पास 2 छलनी है। ये एक छलनी है ना, और ये दूसरी छलनी है। ऐसी मेरे पास 4-5 छलनियाँ ऐसे अरेंज्ड हैं। छलनी मतलब फिल्टर्स, तो एक के बाद एक ऐसे अरेंज है सारे के सारे फिल्टर्स। अब होता क्या है कि एक यहाँ पे अरेंज है, एक यहाँ पे अरेंज है। अब जो भी यहाँ से सीवेज आ रहा है वो इन फिल्टर्स के थ्रू पास करेगा, और जितने भी सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, थैलियाँ हैं, ये सब चीज़ें फिल्टर्स में क्या होती जाएंगी, अटकती जाएंगी, और अपना जो पानी है विच विल बी फ्री फ्रॉम मैनी डस्ट पार्टिकल्स एंड फ्रॉम प्लास्टिक मटीरियल्स, फ्रॉम अदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इट विल बी सेपरेटेड। ठीक है, तो जो अपना पानी यहाँ पे निकल के आएगा सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से, वो उसमें ना जो ये हैं अपने सारे फ्लोटिंग डेब्रीज एब्सेंट होंगे। फ्लोटिंग डेब्रीज जैसे थैलियाँ आती हैं ना, टैंक्स के छोटे छोटे वो अपन पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के, तो जैसे टैंक्स वगैरह आते हैं, वो सब जो हैं ये सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग हो जाते हैं। मतलब सबसे मैक्रो लेवल पे फिल्ट्रेशन हो रही है, मतलब जो चीज़ें अभी दिख रही है ना बिल्कुल, उनको अलग कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डेब्रीज, है ना। सेडिमेंटेशन में अब पहले हम सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करते हैं, फिर हम सेडिमेंटेशन करते हैं। सेडिमेंटेशन में क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं ग्रिट का। ग्रिट क्या होता है, ग्रिट क्या होता है, ग्रिट होता है सैंड हो गई, या फिर स्मॉल पेबल्स हो गए, तो सैंड एंड स्मॉल
पेबल्स, दे आर व्हाट, दे आर ग्रेट। तो ऐसा होता है कि ये सेडिमेंट्री, ये एक टैंक होता है ना, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे इकट्ठा कर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी सेटलिंग टैंक। क्या कहते हैं इसे अपन? प्राइमरी सेटलिंग टैंक कहते हैं। और यहाँ पे ये सारा जो है आपका ग्रेट नीचे इकट्ठा हो जाता है। ऊपर जो बचता है दैट इज नोन एज द एफ्लुएंट। एफ्लुएंट क्या है? डेफिनेशन पूछी जाए तो बेसिकली क्या है, जो वाटर लेफ्ट ओवर रह जाता है आफ्टर रिमूविंग ऑल द वेस्ट इज नोन एज द एफ्लुएंट। इस एफ्लुएंट को अपन सुपर नेटेंट भी कह सकते हैं। सुपर नेटेंट क्या कह सकते हैं? सुपर नेटेंट कह सकते हैं। एनसीईआरटी ने सिखाया इट इज द सुपर नेटेंट मटीरियल विच इज अबव द सॉलिड ग्रेट और ग्रेट टुगेदर सैंड या स्मॉल पेबल्स, उनके ऊपर जो चीज़ है, जो लिक्विड है, वो क्या है? एफ्लुएंट है, जिसे सुपर नेटेंट भी कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया, इसे रेज करते हैं। अच्छा, ये जो ग्रिट है, जो सैंड है, स्मॉल पेबल्स हैं, दे आर इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, सो दीज थिंग्स आर इन सॉलिड फॉर्म। मैं आपको ना नोट्स दे दूंगी, क्योंकि ये कह रहा है मेरा बोर्ड यहाँ पे, मैं आजकल इस छोटे बोर्ड पे बना रही हूँ, तो इस वजह से, है ना। तो ये सॉलिड जो बचता है विच इज़ द ग्रेट सैंड, स्मॉल पेबल्स, है ना, जो कि इसे नीचे सेटल डाउन हो गया है, इसे अपन क्या बोलते हैं? स्लज बोलते हैं। स्लज, इसे अपन क्या बोलते हैं? स्लज। अच्छा, ये जो स्लज है, इट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर अस। तो ये हम नीचे बिठा देते हैं ऐसे, और अब अपन जब सेकेंडरी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो अपन दूसरा टैंक यूज़ करेंगे उसके लिए, जिसमें अपन केवल एफ्लुएंट को डालेंगे। जो स्लज है उसको अपन नीचे छोड़ दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकेंडरी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करते हैं। जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है ये कंप्लीटली बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है ये? कंप्लीटली बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जो सेडिमेंट्री ट्रीटमेंट इज कंप्लीटली अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें कोई फिजिकल प्रोसेस नहीं काम आता है, ये कंप्लीटली बायोलॉजिकल प्रोसेस ही है। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करते हैं, हम एफ्लुएंट को, जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक था उससे लेते हैं एफ्लुएंट को, जो सुपर नेटेंट मटेरियल उस एफ्लुएंट करके उसको लेते हैं, और उसको हम एक दूसरे टैंक में डालते हैं जिसका नाम है एरिएशन टैंक। ठीक है, इसे अपन एरिएशन टैंक बोलते हैं। एफ्लुएंट को हम इसमें डाल देते हैं। अब इस एफ्लुएंट के अंदर हो सकता है अभी भी कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट हो, क्योंकि अभी अपन ने केवल जो डस्ट पार्टिकल्स थे इन सबको रिमूव किया है। अभी मेन जो चीज़ है दैट इज़ ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ ह्यूमन एक्सक्रीटा मेजरली, तो वो तो अभी रिमूव ही नहीं किया, उसे तो रिमूव करना है। अब हम उसे रिमूव करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके रिमूवल के लिए हम सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे कुछ माइक्रोब्स। ठीक है, इसमें हमने कुछ
माइक्रोब्स ऐड किए, जैसे कि आप ऐड, तो अब जो अपन माइक्रोब्स ऐड कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, किसी भी तरह के, या कुछ स्पेसिफिसिटी है, कुछ ऐसे स्पेसिफिसिटी है यहाँ पे। जो माइक्रोब्स हम ऐड कर रहे हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होने चाहिए और एरोबिक रेस्पिरेशन करते होने चाहिए, प्लस एरोबिक रेस्पिरेशन करते होने चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें हैं। जनरली अपन बैक्टीरिया को यूज कर लेते हैं, तो हेटेरोट्रॉफिक और एरोबिक रेस्पिरेशन करता होना चाहिए वो माइक्रोब। जनरली बैक्टीरियाज ऑफ सच काइंड आर यूज्ड है। अब ये माइक्रोब्स ना, दे ग्रो बाय यूटिलाइजिंग द ऑर्गेनिक मैटर present in the effluent। जो एफ्लुएंट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर डिसॉल्व है उसको ये माइक्रोब्स खाते हैं और क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, खाते हैं और ग्रो करते हैं। अब एक चीज़ ये खा रहे हैं किसको, माइक्रोब्स को। किसको खा रहे हैं ये माइक्रोब्स, ऑर्गेनिक मैटर को खा रहे हैं। अब ये खाना खा लेते हैं, फिर ये रेस्पिरेशन करते हैं। जब ये रेस्पिरेशन करते हैं तो ये O2 को रिलीज करते हैं या कंज्यूम करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन हमने पढ़ा है, दे कंज्यूम ऑक्सीजन एंड ब्रेक डाउन देयर डाइजेस्टेड फूड टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये रेस्पायर करेंगे एरोबिकली, दैट इज बाय यूटिलाइजिंग O2 को यूज करेंगे। अच्छा बताओ, मैंने एक टैंक लिया, मैंने दो टैंक लिए, दो कंटेनर्स लिए, पानी डाला, गंदा पानी डाला मैंने, ठीक है, साफ नहीं गंदा है, और इसमें मैंने कुछ माइक्रोब्स ऐड किए। और माइक्रोब्स कैसे वाले ऐड किए, हेटेरोट्रॉफिक और एरोबिक रेस्पिरेशन करते हुए माइक्रोब्स मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, मतलब जो हेटेरोट्रॉफिक हो, यानी कि वो ऑर्गेनिक मैटर को जो भी प्रेजेंट है इसमें वो खाएं, और साथ में क्या करें, एरोबिक रेस्पिरेशन करें, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करें। मुझे बताओ कि किस में तुम्हें ज़्यादा माइक्रोब्स की ग्रोथ दिखेगी, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा। ठीक है, दो कंटेनर्स हैं यार, ठीक है, एक में दोनों में मैंने गंदा पानी डाला है, कंटेमिनेटेड वाटर डाला है, जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा प्रेजेंट है, ये सब प्रेजेंट है। अब एक जो कंटेनर है उसमें मैंने ये देखा कि माइक्रोब्स की ग्रोथ ज़्यादा हुई है ना, माइक्रोब्स की ग्रोथ ज़्यादा हुई है। कैसे, मुझे पता कैसे चलेगा कि माइक्रोब्स की ग्रोथ इसमें ज़्यादा हुई है इसमें कम हुई है? मैं कोई टेक्निक यूज़ करूँगी जिससे मुझे ये पता चल जाए कि किस में ऑक्सीजन का ज़्यादा यूटिलाइजेशन हुआ है। मैंने देखा कि इसमें फर्स्ट वाले में, इसमें O2 का मोर यूटिलाइजेशन हुआ है ना, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा माइक्रोब्स रहे होंगे तभी तो ज़्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज हुई है, तो यहाँ पे माइक्रोब्स ज़्यादा रहे होंगे। ज़्यादा माइक्रोब्स का मतलब क्या है कि जो माइक्रोब्स अर्ली थे, पहले थे, उन्होंने ज़्यादा खाना खाया, ज़्यादा खाना खाने के बाद, चूँकि माइक्रोब्स या सिंगल सेल, ज़्यादा खाना खाने के बाद उनके पास रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी, दे स्टार्ट डिवाइडिंग, तो माइक्रोबियल ग्रोथ हुआ, तो माइक्रोब्स का नंबर बढ़ा। इसका मतलब ये है यार कि जहाँ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो इनका खाना है ना ऑर्गेनिक मैटर, वो जहाँ पे ज़्यादा रहेगी वहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि पॉल्यूशन ज़्यादा है। ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा का मतलब क्या है, पॉल्यूशन ज़्यादा होना। तो मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट वाले में ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, यानी कि ये मोर पॉल्यूटेड है। तो ये जो मैंने टेक्निक है समझाई है आपको ना, ये बेसिकली कहलाई जाती है BOD। क्या कहलाई जाती है, BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है ये, इससे मैं बताती हूँ। अभी तक मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे माइक्रोब्स हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे और ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे। वो ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं फॉर
डूइंग रेस्पिरेशन, एंड माइक्रोब्स का नंबर इस तरह से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा ना कि ज़्यादा माइक्रोब्स हो गए थे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था। अब जब यहाँ पे इतने सारे माइक्रोब्स हो जाएंगे तो फिर अब क्या होगा कि एक स्टेज आएगी जब माइक्रोब्स सारा ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम कर लेंगे और वो पानी में फिर ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम हो जाएगा। यही होगा ना। एक बात तो क्या होगा कि ऑर्गेनिक मैटर भी ज़्यादा है, माइक्रोब्स भी ज़्यादा है ना। लेकिन एक स्टेज आएगी जब माइक्रोब्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल मिनिमल, बहुत कम रह जाएगा क्योंकि माइक्रोब्स सारा खा जाएंगे ना। नया तो ऑर्गेनिक मैटर कहीं हम ऐड कर नहीं रहे हैं उस कंटेनर में, जो प्रेजेंट है वही है बस, और सारा माइक्रोब्स उसको खाते जा रहे हैं। तो एक लेवल बाद माइक्रोब्स का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ऑर्गेनिक मैटर का लेवल बहुत कम हो जाएगा उस पानी में। यही होगा, होगा नहीं होगा, होगा। ठीक है, अब हम बीओडी के बारे में जानना चाह रहे थे थोड़ा। पहले बीओडी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे ना अपन, बीओडी की 3-4 डेफिनेशंस हैं। पहले तो लिखो, इट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इसकी ना 3-4 डेफिनेशंस हैं, उसको अब हमको लिखना है। ओके, तो पहली डेफिनेशन लिखो, इट रेफर्स to the amount of organic matter consumed in 1 liter of water by the aerobic bacteria microbes for growth and respiration। ठीक है, कितना ऑर्गेनिक मैटर जो है उस पानी के अंदर अब है, सॉरी कितना ऑर्गेनिक मैटर है जो माइक्रोब्स ने कंज्यूम कर लिया है। अच्छा, अपन जो पूरी स्टडी कर रहे हैं ना, ये 1 लीटर वाटर के लिए कर रहे हैं अभी, ये जो डेफिनेशन की स्टडी कर रहे हैं। तो 1 लीटर में बस पानी है, उसमें कुछ माइक्रोब्स हैं, उन माइक्रोब्स ने कितना ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम कर लिया है। क्यों कर रहे हैं वो कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर? माइक्रोब्स जो ऑर्गेनिक मैटर उसे क्यों कंज्यूम कर रहे हैं? सीधी सी बात है भाई, ग्रोथ और रेस्पिरेशन के लिए। तो बीओडी में अपन क्या देखते हैं कि यार ये जो ऑर्गेनिक मैटर है कितना कंज्यूम हो चुका है बाय द माइक्रोब्स। कैसे माइक्रोब्स हैं? एरोबिक माइक्रोब्स हैं, ठीक है। एंड दिस होल स्टडी इज डन इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ओके, दूसरी डेफिनेशन क्या है? इट इज measure of organic compound in water। कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा है यानी पोल्यूशन ज़्यादा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कम है तो पोल्यूशन कम है, सीधी सी बात है। तीसरी डेफिनेशन है, it is the measure of rate of uptake of oxygen, rate of uptake of oxygen by the microbes। ठीक है, रेट ऑफ अपटेक ऑफ द ऑक्सीजन मतलब कितने रेट पे, कितने दर पे ऑक्सीजन को लिया जा रहा है माइक्रोब्स के द्वारा इन अ सैंपल ऑफ वाटर।
ठीक है। तो इट इज मेजर ऑफ रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द माइक्रोब्स इन अ सैंपल ऑफ वाटर। तो मतलब बीओडी से आपको ये भी पता चल रहा है कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है, ये भी पता चल रहा है कितना ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हुआ है, और आपको भी पता चल रहा है कितना पॉल्यूशन लेवल है। तो यहाँ पे एक छोटी सी समरी में लिख दो, बीओडी ज़्यादा तो मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा मतलब O2 कम, और मतलब कि माइक्रोब्स ज़्यादा और पॉल्यूशन ज़्यादा। ये समरी है, लिख लो इतनी बात, है ना। इतनी बात लिख ली, आगे बढ़े। क्लियर है ना इतना बीओडी के बारे में सब कुछ। अब अपन कहाँ छोड़े थे, एरिएशन टैंक पे छोड़े थे, वहीं पे लौट के आ जाएंगे। बस अब तो थोड़ा सा ही बचा है। कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है ना। बीओडी क्या है, बच्चे रटते हैं, रट रट के पागल हो जाते हैं, एग्ज़ाम में आ जाता है, थोड़ा सा चेंज करके ट्विस्ट करके, है ना, हमारा सब काम हो जाता है कि वाई इज़ हाउ ऑर्गेनिक। मतलब अब आप नीट कर रहे हो तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाते हैं थोड़े ट्विस्ट करके। जो बच्चे बिल्कुल ही रट्टू तोते हैं ना, उनसे नहीं लग पाते क्वेश्चन, वरना तो जनरली जो बच्चे थोड़ा सा भी कंसेप्ट को कैच करते हैं उनसे हो जाते हैं 80%, और 90% उनसे होते हैं जो कंप्लीट कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन सेट देखो, अब जो एफ्लुएंट है, अभी एरिएशन टैंक में हुआ क्या कि जो माइक्रोब्स, एक चीज़ नहीं बताई मैंने अभी, एरिएशन टैंक पे आओ अभी। तो ये एरिएशन टैंक जो था, इसमें अच्छा एयर इज पम्प्ड इन, एयर इज पम्प्ड, एयर को अंदर पंप किया जा रहा है इनसाइड द टैंक। ठीक है, माइक्रोब्स भी अंदर प्रेजेंट है ना, और ये अपना एफ्लुएंट है। अब माइक्रोब्स ग्रो करते हैं और किसकी फॉर्मेशन करते हैं, माइक्रोबियल फ्लॉक की फॉर्मेशन करते हैं। व्हाट इज माइक्रोबियल फ्लॉक? Microbial flock is association between the bacteria and the fungi. So it is bacteria plus fungi. अपन इसमें जो माइक्रोब यूज कर रहे हैं ना, वो बैक्टीरिया है। कैसा वाला बैक्टीरिया? हेटेरोट्रॉफिक और एरोबिक। ठीक है, ये लिख लो। अब अपन क्या करते हैं, ये जो एफ्लुएंट है इसके साथ माइक्रोबियल फ्लॉक भी प्रेजेंट है, इसे अपन सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में डालते हैं, एफ्लुएंट, और उसके साथ एक चीज और आ जाएगी, माइक्रोबियल फ्लॉक। दो चीजें हैं ना यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा भाई, अगली चीज क्या होगी? अब ये जो माइक्रोबियल फ्लॉक है ये नीचे सेटल हो जाएगा। ये ना माइक्रोबियल फ्लॉक ऐसे नीचे सेटल हो जाएगा। दिस इज द माइक्रोबियल फ्लॉक, ये ऐसे नीचे सेटल हो जाएगा। ठीक है, ये जो सेटल्ड माइक्रोबियल फ्लॉक है, सेटल्ड माइक्रोबियल फ्लॉक, इसे अपन बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड स्लज। इस माइक्रोबियल फ्लॉक को अपन क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। एक्टिवेटेड स्लज तक की कहानी लिखो, फिर आगे देखना।
एक्टिवेटेड स्लज तक की कहानी लिखो, फिर आगे देखो। अब जो अपना एक्टिवेटेड स्लज है, ये एक्टिवेटेड स्लज इज नथिंग बट द सेटल्ड माइक्रोबियल फ्लॉक। क्या है ये? सेटल्ड माइक्रोबियल फ्लॉक है। ठीक है, अब आगे जो एफ्लुएंट है, अब इस टैंक के ऊपर बिल्कुल प्योरिफाइड है, साफ है, और यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है? सेटल्ड, नीचे बैठा हुआ है माइक्रोबियल फ्लॉक। ये जो सेटल्ड माइक्रोबियल फ्लॉक है, इसे अपन एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। ये एफ्लुएंट रिलीज किया जाता है वाटर में, पानी के अंदर इस एफ्लुएंट को अपन रिलीज कर देते हैं। तो दिस वाटर इज रिलीज्ड इनटू दिस एफ्लुएंट इज रिलीज्ड इनटू द वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, और इज रिलीज इन रिवर्स, है ना। तो इट इज बेसिकली द ट्रीटेड वाटर और ट्रीटेड सीवेज। अब ये एक्टिवेटेड स्लज की थोड़ी कहानी जानते हैं। ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, ये दो तरह के का, अब ये एक्टिवेटेड स्लज को अपन ने दो तरह से बांट दिया। इसका कुछ पार्ट, स्मॉल पार्ट विल बी टेकन आउट and will be added into the aeration tank. It will added into the aeration tank. In aeration tank, it will act as inoculum. Inoculum, that means as a starter to facilitate the microbial action. Okay, so small part will be taken into the aeration tank to start as inoculum. ठीक है, एरिएशन टैंक एज इनोक्यूलम। एक लाइन बोल रही, लिख लो आगे करके ऐसे, टू स्टार्ट द माइक्रोबियल एक्शन। ठीक है, अब थोड़ा सा पार्ट तुम इनोक्यूलम की तरह एक्ट करेंगे। जो लार्ज पार्ट होगा, रिमेनिंग लार्ज पार्ट बाकी का जो लार्ज पार्ट बच जाएगा ना, तो उसको हम क्या करेंगे? एडेड इनटू दी, एक अब अगला टैंक आएगा एनएरोबिक, क्या था नाम, मैं भूल जाती हूँ, sludge digester. So this remaining large part of the sludge of the activated sludge will be added into the anaerobic sludge digester. अब एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर को थोड़ा यहाँ पे समझते हैं। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, यहाँ लिखती हूँ मैं। अब ये जो एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर है ना, ये क्या करता है? इसके अंदर, ये है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, इसके अंदर एनएरोबिक माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे। ऐसे माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो एनएरोबिक माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल जैसे मिथेनोजेंस होते हैं ना, मिथेनोजेंस मान लो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एनारोबिक माइक्रोब्स, जो कि जैसे मिथेनोजेंस। अब ये क्या करेंगे? जब इसके अंदर हम ऐड करते हैं
एक्टिवेटर स्लज को तो मेन पार्ट जो है एक्टिवेटर स्लज का वो तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में ही डालेंगे ना अपन। तो एक्टिवेटर स्लज को जब उसमें ऐड करते हैं तो ये जो एनारोबिक बैक्टीरियाज है ना, इस एक्टिवेटर स्लज को डाइजेस्ट करते हैं, है ना, क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, खा जाते हैं। एक्टिवेटर स्लज को खा जाते हैं। कौन खा जाते हैं? एनारोबिक बैक्टीरियाज, एनारोबिक माइक्रोब्स लाइक मेथोजेंस, वो खा जाते हैं। इस तरह से जो एनारोबिक माइक्रोब्स होते हैं डाइजेस्ट करते हैं एक्टिवेटर स्लज को एंड रिलीज करते हैं, रिलीज फर्टिलाइजर्स प्लस सम गैसेस। कुछ फर्टिलाइजर्स इस प्रोसेस में रिलीज होते हैं और कुछ गैसेस रिलीज होती हैं। तो डाइजेस्ट किया एक्टिवेटर स्लज को किसने? एनारोबिक माइक्रोब्स ने। और इस तरह से क्या रिलीज हुआ? प्रोडक्ट के फॉर्म में फर्टिलाइजर्स रिलीज हुए कुछ और गैस रिलीज हुई। कौन कौन सी गैस रिलीज हुई? CO2, CH4 दैट इज मीथेन और ऑक्सीजन H2S रिलीज हुआ। H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जो तीनों गैसेस है ना, दे एक्ट एज बायोगैस। ये बायोगैस है। बायोगैस क्या होता है? बायोगैसेस वो गैसेस होती हैं जो कि हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है। सो दीज गैसेस आर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो गैसेस हैं यहाँ पे हमने प्रोड्यूस किए हैं CO2, CH4, H2S, सो दे आर ये तीनों गैसेस क्या हैं? बायोगैस हैं एंड दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी। कैसे? ये बिकॉज दीज गैसेस आर इनफ्लेमेबल गैसेस, है ना, ये क्या है? इनफ्लेमेबल गैसेस हैं, ठीक है। सो दीज गैसेस आर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस, दे आर इनफ्लेमेबल गैसेस। अब एक इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आती है जो कि एनसीईआरटी की लाइन है। टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी, लिख लो, टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एबल टू राइवल द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। अपन क्या पढ़ रहे हैं? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, है ना, हमारे काम आने वाले माइक्रोब्स। तो ये कितना बड़ा माइक्रोब का अच्छा काम है जो वो हमारे लिए कर रहा है कि मतलब वो इतना सारा पानी जो वेस्ट होने वाला था उसको हमारे लिए अच्छा कर दे रहा है। माइक्रोबियल एक्शन ही है मेन। तो फिजिकल ट्रीटमेंट में तो 2 स्टेप्स थे, बाकी जितने भी स्टेप थे वो बायोलॉजिकल प्रोसेस में ही आ रहे थे ना, सेकेंडरी प्रोसेस जिसे अपन कहते हैं। तो मैन मेड टेक्नोलॉजी आज तक कोई ऐसी नहीं आई है, मतलब हमने कोई ऐसी मशीन नहीं बनाई है आज तक जिसके थ्रू हम उस गंदे पानी को, उस सीवेज वाटर को साफ कर पाए हो। ये पूरा जो हम सीवेज प्रोसेस कर पा रही हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम जो स्टैब्लिश कर पा रहे हैं, वो बिना माइक्रोबियल एक्शन के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरी लाइन लिखो, ये एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी में अच्छे से अंडरलाइन कर लो। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है, जैसे अपनी गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं, बॉडीज होती हैं, तो एक ये बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। इन्होंने एक इनिशिएट किया है प्रोग्राम दैट इज गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। अंडरलाइन इट कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। एंड व्हाट इज द एम ऑफ दीज 2 प्रोग्राम्स? क्या एम है इन प्रोग्राम्स का? गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, क्या एम है इन प्रोग्राम्स का? टू बिल्डिंग अप लार्ज नंबर ऑफ STPs। अभी अपने देश में जो STPs है वो लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है कि जितना अपने पूरे देश का सीवेज निकल रहा है, जो सीवेज बन रहा है, उस सबको ट्रीट कर पाए। अभी भी बहुत सी जगहों पे हम देखते हैं कि गंदा पानी ही रिलीज़ कर दिया जाता है नदियों में। अभी भी कोई मतलब बहुत सी जगह इंडिया में जहाँ पे गंदे पानी को डायरेक्टली डिस्पोज कर रहे हैं, किसमें? रिवर वाटर में। वो चीज़ सही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि, है ना,
तो अभी भी इतने सारे अपन STP सेटअप नहीं कर पाए हैं कि देश का सारा जो गंदा पानी है वो ट्रीट हो पाए। तो इस वजह से ये यमुना एक्शन प्लान और गंगा एक्शन प्लान गवर्नमेंट लाई थी, सो दैट लार्ज नंबर ऑफ STPs को सेटअप किया जा सके, जैसे कि बिल्कुल गंदा पानी जो है वो कभी भी साफ पानी में ना डाला जाए। ये था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ आया हो। मैं अपने नोट्स कोशिश करूँगी आपको प्रोवाइड कर सकूँ, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे समझाया, ऑल द नोट्स प्रॉपरली नहीं आ पाए हैं, बहुत हौश पौश हो गई है, पर कंसेप्ट समझा अगर आपने तो नोट तो आप खुद भी बना सकते हो। मैंने भी खुद ने बनाया, आपने भी खुद ने बनाने होंगे। बाकी मैं कोशिश करूँगी आपको प्रोवाइड करने की, है ना। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं एंड करती हूँ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस जो नीट के लिए ज़रूरी है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है, वो मैं लाती रहूँगी, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। थैंक यू।